हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 61 न्यूमेरिकल देख लिए थे। लगभग 3 यूनिट हो चुकी थी। टोटल 1 से 14 यूनिट के आपको हमको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने हैं। ठीक है, तो आप देखिए 61 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। जितने भी हो जाएं, नंबर वाइज चल रहे हैं हम लोग, और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो कोशिश करिएगा सभी आपको लगा लेने हैं। ध्यान ये रखिएगा, जब यहाँ पे क्वेश्चन लगता है स्क्रीन पे आपकी, तो पहले आपको खुद ट्राई करना, उसके बाद जो है आप अगर नहीं लगता है तो वीडियो में देखिए आगे, और लग जाता है तो स्किप करके अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। चलिए, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 61 हो चुके थे। अब देखने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, 62 से क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। तो पता ही आपको F = QEB sin थीटा। उसके आगे न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं हम लोग, थ्योरी नहीं देख रहे हैं। एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना दे रखा है? ये दे रखा है 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि एक तो एक मात्रक ये होता है, एक और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। कमेंट करके बताइए कौन सा होता है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। ठीक है, बिना विचलित हुए इलेक्ट्रॉन गुजर जाता है, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। आप जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके ऊपर जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो एक लॉरेंज फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? S = QVB sin थीटा। बात को समझिएगा। ठीक, अब एक बात समझिए, अगर वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र भी है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बिना विचलित हुए, इसका मतलब जितना उसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र, जितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, उतना ही इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रहा है। ठीक है, और कैसा होगा? ये लंबवत होगा, तभी तो ये निकल रहा होगा। और लंबवत होगा मतलब क्या है? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा की जगह 90 हो जाएगा, और 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि विचलित हुए निकल रहा है। इसका मतलब जो है, अगर उस पर बल लग भी रहा होगा, बात समझिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस पर वैसे भी कोई बल नहीं लगेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि तब एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और साइन 0 का मान होता है 0, तो F का मान भी 0 हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, और वो बिना विचलित हुए निकल रहा है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी, अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बल वैसे भी ना लग रहा होता, तो वैद्युत बल उसके ऊपर लग रहा होता, लेकिन वैद्युत बल भी नहीं लग रहा चुंबकीय क्षेत्र, तभी तो वो सीधे निकला जा रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का बल लग रहा होगा, लेकिन उसको कैंसिल करने के लिए वैद्युत क्षेत्र का बल होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सीधे निकल गया। इसलिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसलिए हम समझ सकते हैं कि संतुलन की स्थिति, यानी कि सीधे निकल गया बिना विचलित हुए, तो QE, यही तो वैद्युत बल होता है इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की वजह से। तो QE = क्या हो जाएगा? QVB sin थीटा। वो 90 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? अभी हमने आपको बता दिया पूरी बात। तो यहाँ से Q और Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। V QVB, V वेग होता है, तो V = कितना हो जाएगा? E/B हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है। B का मान कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁻2, 5 × 10⁻2 वेबर प्रति कहाँ गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है, इसके 2-3 मात्रक हैं, सीजीएस पद्धति में भी हैं और एमकेएस में भी हैं, तो एसआई मात्रक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से मात्रक हैं। इसका ही बताना है, एक और कौन सा है, इसका भी आपको हमें बताना है। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे चीजें, समझ गए ना? साइन थीटा की साइन 90 क्यों लिखा? क्योंकि अगर और कोई एंगल होता तो वो दे भी रखा होता, दिया नहीं है, इसका मतलब वो 90 डिग्री होगा। ऐसे सब समझ सकते हैं। तो V = E की वैल्यू 5 × 10⁴, B की वैल्यू 5 × 10⁻2। ये खत्म। V का मान कितना हो गया? 1 × 10⁻2, ऊपर गया 10 का हो गया 4 2 6 मीटर/सेकंड इसका मात्रक होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग। यही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये हो गया 62 नंबर क्वेश्चन। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, अगर आपका लग गया पहले से तो अच्छी बात है। ठीक है, हम इसको हटाने जा रहे हैं। हटा लें? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं लिया हो। ठीक, 63 देखते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं।
इसमें किसका वेग अधिक होगा। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, समान विभव से त्वरित हैं, इसमें किसका वेग अधिक होगा। एक बात बताइए, जब विभव समान है, ठीक, विभव समान है, तो आप जानते हैं कि W बराबर फॉर्मूला होता है QV। तो W को अगर हम ये ऊर्जा है, इसको गति ऊर्जा मान ले तो ये K हो जाएगा, तो K बराबर QV हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब अगर इसको आप कांस्टेंट मान ले तो आप ये देख रहे हैं कि समझिए, अगर V को हम कांस्टेंट मान रहे, कह रहा V समान है दोनों का, तो गतिज ऊर्जाएं भी समान ही होंगी, बराबर में है ना, समान होंगी कि नहीं होंगी। तो अब इधर आ जाइए, ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों की गति ऊर्जा समान होंगी, तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रोटॉन की गति ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा। प्रोटॉन की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv²। अच्छा, प्रोटॉन है तो Vp ले लेते हैं, यहाँ पे mp ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 me/ve²। ठीक, समझिए बात को, ये खत्म। अब जरा यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम आपसे कहें यहाँ mp के बटे में हम me लिख दें, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, इसका स्क्वायर। अब गौर से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, इससे ना एक चीज पता चल रही, हमें ये मालूम है, चूंकि हमें मालूम है कि मास ऑफ प्रोटॉन, देखिए ये बराबर में है आपस में, देखिए हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। क्यों, मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका 1.6 10 की पावर माइनस का 27 kg, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 10 की पावर माइनस का 31 kg। तो देखिए ना, ये पावर कम है, ये पावर ज्यादा, यही ज्यादा हुआ। तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसलिए अगर ये इससे ज्यादा है तो ये बराबर में, तो पक्का ये इससे ज्यादा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि VE यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। इसलिए हम कह सकते हैं, किसका कह रहा था कि किसका वेग अधिक होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। ठीक, बाकी कुछ सोचना ही नहीं, कितना आसान सा सवाल था, समझ गए बात को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63। इससे मतलब नहीं है, आप इसको खाली स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझ गए, हटा दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए, कह रहा निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, अर्धवृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। पहला है प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण, दूसरा त्रिज्या R के अर्धवृत्त के कारण। पहले तो ना चित्र बनाते हैं, ये वाला ऐसे है, फिर ऐसे घूम के ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किस बिंदु पे पूछ रहा है, बिंदुओं पर पूछ रहा है। इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, R दे रखी है। इसके बाद यहाँ से धारा I गई, और ये L लंबाई है, ये L लंबाई है। ठीक, I गई, यहाँ से भी I आ गई, इसके बाद यहाँ से भी निकल गई I, कैपिटल I है, नहीं स्मॉल I है। ठीक, तो पहला कह रहा है प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण। अब एक बात समझिए, आपने बायो-सेवर्ट का लॉ पढ़ा है ना, तो यहाँ पे जब हम कोई खंड लेते थे डेल्टा L लंबाई का, तो इसके कारण किसी बिंदु पर जो फॉर्मूला होता था, क्या होता था, चुंबकीय क्षेत्र का। भाई क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है ना, तो क्या होता था, देखिए अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे R डिस्टेंस पे होता था, फॉर्मूला होता B बराबर μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में R², कोण होता था इनके बीच का ये थीटा। बात को समझिए। अब हम L लंबाई के कारण निकालने जा रहे हैं ना। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि ये पॉइंट यहीं पर है, इसको वापस लाते लाते यहाँ हो जाएंगे, तो थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो जाएगा, अगर ऐसे आके ऐसे ले आएंगे तो 180 हो जाएगा। यानी कि थीटा के दो मान हो सकते हैं, 0 डिग्री भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। पाई मतलब 180 हो सकता है। समझिए क्यों कह रहे हैं ये बात। ये रहा वो तार, सीधे तार, L लंबाई की सीधे तार। तो L लंबाई ले लेते हैं, इसको ले लें या इसको ले लें। अगर इसको लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, पॉइंट तो या तो इसको हम कोर्स यहाँ से, अगर इसको भी भूल जाइए, सिर्फ इस लाइन की बात करें, ऐसे इस लाइन की बात करें, यहाँ से देखें तो ये एंगल कितना हो गया, तो 0 हो गया या पाई हो गया, है ना। तो इसके कारण यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे थीटा का मान क्या रखेंगे हम लोग,
ज़ीरो रखेंगे, और जब ये ज़ीरो रखेंगे या पाई रखेंगे तो साइन पाई या ज़ीरो या 2 पाई 3 पाई का मान होता है ज़ीरो, तो ये सब डिग्री क्या हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पहला आंसर मिल गया ना, आसान था। तो पहला आंसर पहले हम इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसका, पहला पॉइंट है प्रत्येक एल लंबाई के सीधे भाग के कारण, तो वही लिख देते हैं, प्रत्येक एल लंबाई के सीधे भाग के कारण, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डेल्टा बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बी ले लेते हैं, एल की बात करो तो बी ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब एक काम करते हैं ना, थीटा का मान यहाँ पे क्या है, लंबाई के कारण 0 डिग्री या पाई ऐसे ले सकते हैं, इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कैसे हो जाएगी आपको पता है, तो प्रत्येक एल लंबाई के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 0 डिग्री आ रहा है। उसके बाद कह रहा है त्रिज्या आर के कारण। अच्छा, एक किसी भी वृत्त के कारण, बात समझिए, किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। एक मिनट में गड़बड़ा गया कि म्यू आई अपॉन 2 आर ये होता है, म्यू आई अपॉन 2 आर, यही तो होता है ना, ठीक है। ये किसी भी वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार कोई भी धारावाही तार है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यही होता है ना। हम कंफर्म कर लें एक बार, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, हाँ सही होता है। अब ये पूरे वृत्त की वजह से होता है, यहां पर ये अर्धवृत्त है, उसमें कह दिया उसने खुद ही, देखिए कह रहा है प्रवाहित हो रही अर्धवृत्त के केंद्र पे, तो अभी हमने ज्यादा वृत्त टाइप का बना दिया कि ये अर्धवृत्त लग नहीं रहा, लेकिन आप समझिए इस बात को कि ये अर्धवृत्त है। अब पूरे वृत्त की वजह से इतना होता है, तो अर्धवृत्त की वजह से आधे से भाग कर देंगे, हो जाना, पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, देखिए क्या कह रहा है, त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के कारण, त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के कारण, त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के कारण। समझिए चीजों को, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यही तो होता है। अब इसका गुणा हम किससे कराते हैं, 1/2 से, समझ रहे ना बात को, 2 नीचे ही तो आएगा, हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ पे है। अब जब हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया बिंदु ओ पर अर्धवृत्त के कारण, यही आ रहा है ना, 0.4 आर, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 64, समझ गए ना, आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको ना फॉर्मूले सही से पता है तो दिक्कत नहीं आएगी, आप कैसा भी सवाल आए, कैसा भी घुमा घुमा के सवाल पूछा जाए आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका ज़रूरी होता है साल भर कायदे से पढ़ाई होना, ठीक है। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, तो अगर आप लोग, जैसे अब इतना बड़ा सिलेबस है, टीचर आपको सब कुछ पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं कि अगर टीचर ने आपको सिलेबस पढ़ा दिया, अब क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखे हैं ना आपने, समझिए बात को। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने, अभी तो हमने आपको ये पढ़ा दिया, अगर ये आ जाएगा तो आप कर देंगे, मान लीजिए अगर आपने वीडियो देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि ऐसी टाइप का कोई और क्वेश्चन आ गया, तो ये वहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे सॉल्व करें। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, बात समझे नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि सवालों को लगाइए, बहुत ज़्यादा सवाल लगाइए, ठीक, सारे सब्जेक्ट के ऊपर बराबर का ध्यान दीजिए, लेकिन कोशिश ये क्या करिए कि जैसे कोई सवाल नहीं लग रहा है तो फिर उस पर लग जाइए कि लग क्यों नहीं रहा है, ठीक। पहले इजी लगाइए, फिर थोड़े से इजी से ऊपर मॉडरेट लगाइए, फिर टफ लगाइए, तब जाके आप फिजिक्स के सवालों को लगा पाएंगे, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। तो ये 64 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65, हटा दें से यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप, आर का मान 10 सेंटीमीटर, मीटर में करिए 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। वृत्ताकार लूप के में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, आई बराबर 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक। कह रहा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए।
अभी अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है, नहीं होता है, यहाँ पे 2R होता है। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7, I का मान 5, ठीक है 5 हो गया, यहाँ आ गया 2 इंटू R का मान कितना दे रखा है 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक, ये हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बचा, अब देखिए 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो B का मान आया, पाई का मान होता है 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 माइनस का 7 कितना बचा माइनस का 5, 10 की पावर माइनस का 5, मात्रक इसका क्या हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा। और भी मात्रक होते हैं कमेंट करके बताइए, बताया तो आपसे। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हटा दे इसको यहाँ से। चलिए देखिए, कह रहे एक धनात्मक z अक्ष में किसी को मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने दिए, इसको बाहर निकल ली x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं आप, x y z में मान सकते हैं। ठीक है, कह रहा धनात्मक z अक्ष पे रखे तार में, यहाँ पे तार रखा हुआ है, मान लीजिए यही तार रखा हुआ है, तो कितनी धारा जा रही है 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु 10 सेंटीमीटर, 0। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर हम धारा ऐसे माने तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत होगा, ठीक, बाहर की ओर होगा, लंबवत होगा। लंबवत होगा मतलब ये देखिए, ये बनाए एक्स अक्ष, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में होगा, यानी कि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कहीं पर होगा। मान लीजिए ये z है, ये y है, तो ये बाहर की ओर निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे देखिए, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ये हमने रखा अंगूठा, ये निकला तो बाहर की ओर निकल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, y z पे नहीं होगा, कहाँ होगा, एक्स अक्ष पे कहीं पर होगा। एक्स अक्ष पे होगा तो इसके कह रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु 10 सेंटीमीटर, 0, पर ज्ञात कीजिए। तो 10 दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, 0, तो हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, हमें 10 ही सेंटीमीटर तो चाहिए, क्योंकि बाहर x वाला तो यही x y z है, x वाला चाहिए ना। तो r का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो गया ना, बात खत्म। I का मान कितना दे रखा है 10 एम्पियर दे रखा है। ठीक, अब किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, एम्पियर का परिपति नियम पढ़ा होगा, वहां आया होगा। किसी धारावाही तार के अनंत विस्तार के धारावाही तार के कारण उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। तो ऐसे निकालते थे ना, यहाँ पे अंदर की ओर होती थी, तो B का मान कितना आता था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R, यही तो फॉर्मूला होता था ना। बस अब लगा दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए B बराबर म्यू नॉट का मान अभी बताया 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7, I का मान 10 ही है क्या, 5 है, हाँ 10 है। I का मान कितना है 10, 2 पाई इंटू R का मान भी 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 है। बस ये खत्म, 2 दूनी 4, कितना आ गया B का मान 2 गुणे 10 की पावर, ये खत्म इससे, ये है माइनस का 2, तो माइनस 2 माइनस 7 कितना माइनस का 5, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर। आसान क्वेश्चन था। चलिए घबराइए नहीं चीज़ों को देख के, आप खाली बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाए, अभी भी समझाए हमने चीज़ों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, हटा दें इसको यहाँ से। ठीक, 67 कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तार को 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र B का मान दे रखा है। टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर I का मान कितना दे रखा है 3 मिली एम्पियर। मिली हटाइए, 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर, यही तो हो जाएगा ना। ठीक, कह रहा है अधिकतम बल ज्ञात कीजिए F मैक्स। हाँ भाई IBL, कुछ याद आया, फॉर्मूला याद आ गया होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। मैक्सिमम के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, क्योंकि अधिकतम बल कब लगेगा, जब साइन थीटा का मान अधिकतम है। और साइन थीटा का मान अधिकतम कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तभी तो 1 होता है। तो अधिकतम के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा F मैक्स IBL, मान रखिए 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3
2 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, एल का मान 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, कितना आया? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 माइनस 4 3 7 2 9 माइनस का 9, या इसको हम बोल सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर, भाई एक जीरो है ना, प्लस का ये कर लीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 8 न्यूटन। यही आ रहा आंसर, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67। हटा दें, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से बस फॉर्मूला पता है, आंसर लीजिए, हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ए का मान 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, ऐसे नहीं चेंज किया जाता, ऐसा तो पता ही होगा आपको, लास्ट चल रहा है बिल्कुल, अब तो इंटरमीडिएट के एग्जाम आ गए हैं बोर्ड के, तो अब तक तो आप ये सब जान ही चुके होंगे कैसे चेंज किया जाता है, ये सब नहीं बताएंगे अब। क्षेत्र वाली कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दे रखा है, कितना? 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। कमेंट अगर आपने कर दिया होगा पहले बी का मात्रक तो कोई दिक्कत मतलब अच्छा लगा होगा कि आपको आता है। फिलहाल तो हम बताते ही चल रहे हैं। देखिए एक और आ गया मात्रक, टेस्ला ही बता दिया, वही बता दिया, एक और रह गया वो बता दीजिएगा मुझे। कहाँ था क्वेश्चन, भूल गए। ठीक, 1.5 मीटर प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100, एन का मान दे रखा है 100, तथा इसमें प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है। वही मतलब आई का मान कितना दे रखा है? 0.2 एम्पियर। ठीक, सही से तो लिख दें, एम्पियर कैसे लिख रहे हैं, हम भी बड़ा जल्दीबाजी में हैं। बट आप लोग ये तो नहीं सोच रहे सर बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, भैया टाइम नहीं, जल्दबाजी करनी ही पड़ेगी। ठीक, 0.2 एम्पियर। आगे पहला पॉइंट, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अरे भैया वो एम होता है। हाँ सुनिए, हम ना कुछ चीज़ें लिख नहीं रहे, एग्जाम में टाइम हो बढ़िया से लिखिएगा, गिवन दैट वी नो दैट, हम जानते हैं, जैसा भी लिखिए लेकिन अच्छे से सबके बारे में एक्सप्लेन करिएगा कायदे से। न्यूमेरिकल लगाएंगे तो पूरे नंबर चाहिए। कुंडली पर अधिकतम बलागुण टाउ मैक्स पूछ रहा है। बलागुण को क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं ना, टाउ मैक्स पूछ रहा है। ठीक है, यही दो चीज़ें पूछ रहा है ना। पहला पॉइंट, m बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, कुंडली की बात हो रही ना, कुंडली में फेरों की संख्या आपने पढ़ा होगा NIA, यही जिसका मात्रक आता है एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए n का मान 100, i का मान पता नहीं, पता है 0.2, a का मान नहीं पता, नहीं a का ही पता है, कितना है? 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, काटे पीटे पॉइंट है या जीरो बढ़ाया, 0 0 कट गया, तो ये आया आपका कितना आया? 2 पंजे 10 और 0, पता है गलत काट दिया, ऐसे नहीं काटते हैं, बढ़िया तरीके से काटते हैं। 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया, 10 की पावर प्लस का 2, 10 की पावर माइनस का 4, कितना आ गया m का मान? 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आसान है ना यहाँ से? ठीक, इतना ही आ रहा है आंसर पहला का। हाँ वही इतना ही आ रहा है, 1 नहीं भी लगाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। अगला क्या है? सेकेंड पॉइंट, फॉर्मूला होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा। अधिकतम पूछ रहा है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स बराबर mb, m का मान 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, b का मान 1.5, आंसर कितना हो गया? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। ये भी आ गया आंसर, आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 69। अब देखते हैं हम लोग जाके, 1 मिनट, 69, इससे पहले 67 कराया था ना, तो ये 68 है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। ये कौन सा? 68 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। हटा दें इसको यहाँ से, ये गलती हो गई, संभाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कह रहे 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी, तो धारा मापी का प्रतिरोध यानी कि जी का मान दे रखा है कितना? 99 ओम। ये उस टाइप के सवाल आ गए जब धारा मापी को हम लोग चेंज करते थे किसमें? मीटर में, वोल्ट मीटर में, तब के सवाल हैं। ठीक है, मतलब उस चैप्टर से सवाल हैं, आपने पढ़े होंगे। कह रहा है कि 10 मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट कितना लगेगा, तो एस का मान पूछ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ कह रहा है मुख्य धारा का, मतलब इसमें जो धारा जाएगी वो आ ही जाएगी।
और मुख्य धारा का कितना परसेंट जाएगी, 10%, यही तो कह रहा है ना। तो I इंटू 10/100, यही तो हो जाएगा। 0 0 कट गया तो आई जी का मान कितना हो गया, I/10 हो गया। बात समझिए नहीं। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस कैसे निकालें, तो आपने जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें व्यंजक आता है जी होता है, इसको जब हम अमीटर में बदलना चाहते हैं तो कौन से समांतर, इसके साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसको हम लोग शंट बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आई धारा जाती है तो इसमें तो आई जी चली जाती है, और इसमें क्या जाती है, आई जी इसमें चली गई, तो आई में से आई जी निकाल दीजिए। अब इसका व्यंजक कैसे बनाते थे हम लोग ऐसे बनाते थे कि चूंकि ये दोनों समांतर में हैं तो जो विभवांतर इसका होगा वही विभवांतर इसका होगा, ऐसे ही तो है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें विभवांतर दोनों के समान है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, ये देखिए यही पढ़ने आ गई है, पढ़ पा रही है इसको, चलो देखिए। तो अब बात को समझिएगा, अगर विभवांतर समान होंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं विभवांतर I इंटू आर, यहाँ I इंटू आर लगाएंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि I माइनस आई जी इंटू एस, ये किसके बराबर होगा, इधर के ऊपर के भाई जो इसका विभवांतर वही इसका विभवांतर, तो ये क्या हो जाएगा आई जी इंटू जी। तो एस बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी अपॉन में I माइनस आई जी, यही तो हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसको सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए एस का ही तो मान निकालने को कह रहा है ना, तो एस का मान आई जी की जगह लिखेंगे I/10 और I माइनस आई जी की जगह I/10 इंटू में 99 जो दे रखा था। एस बराबर देखिए I/10, 10I में से एक आई जाएगा, 9I बचेगा और नीचे आएगा 10 गुणे में 99, I से I खत्म, 10 से 10 खत्म, एस का मान आ गया 99 बटे में 9, 9 से काटेंगे 11 बार चला जाएगा, एस का मान कितना आ जाएगा, 11 ओम आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 69। समझ गए, आसान सा क्वेश्चन था। ध्यान रखिए सवाल बहुत बढ़िया होते हैं, पर आप बस समझ जाइए। जैसे कह रहा है मुख्य धारा का कितना परसेंट, 10%, तो गैल्वेनोमीटर में तो आई जी जाती है ना धारा, ठीक, तो यहाँ से निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 हटा दे इसको यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कह रहे इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला, बी का मान दे रखा है 0.3 टेस्ला, ठीक, के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल, वी का मान दे रखा है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। कह रहा है इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या आर का मान एवं इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल पी का मान ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करना है। देखिए जब भी चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तिरछा प्रवेश करता है तो उसका पथ कुछ ऐसा हो जाता है, आप समझ रहे, मतलब गोल गोल भी घूमता है, आगे भी जाता है। तो इस यहाँ पे ऐसा होता है कि जो इसका वेग होता है ना, दो घटकों में विभाजित होता है, वी साइन थीटा में और वी कॉस थीटा में। तो वी कॉस थीटा आगे ले जाता है, वी साइन थीटा इसको क्या करता है, भाई ये लंबवत घटक हो गया, क्षैतिज घटक हो गया। समझिए बात को, दो घटक होते हैं इसके, एक वी साइन थीटा हो जाता है, एक क्या हो जाता है वी कॉस थीटा। तो एक घटक क्या करता है, इसको आगे की ओर ले जाता है, समझे ना बात को, और एक घटक इसको क्या करता है, वृत्ति गति कराता है। तो ऐसा स्पाइरल टाइप का जो है इसका शेप हो जाता है, ऐसे ऐसे करके ये आगे जाता है। तो यहाँ पे जो घुमा रहा होता है इसको गोल गोल, वो वी साइन थीटा होता है, और जो आगे ले जा रहा होता है वो वी कॉस थीटा होता है। समझिए बात को। तो चलिए हमें आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला होता है mv/bq, लेकिन वृत्ताकार पथ कौन बना रहा है, वी साइन थीटा, तो वी की जगह क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। ठीक, तो जो भी मान आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, सिर्फ इसमें फॉर्मूला ही रखना था। उसके बाद क्या कह रहा है, चूड़ी अंतराल, पिच की बात कर रहा है, कितना पिच होती है, क्रमागत दो स्पाइरल के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना आगे की ओर, ऐसे ऐसे करके, तो इनके बीच की कहता है। देखिए इसमें कह भी रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी होती है। भाई दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। तो फी का फॉर्मूला, दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी क्या होता है, वी कॉस थीटा इंटू 2πm अपॉन में कितना होता है, 2π/QB। ध्यान नहीं था फॉर्मूला, अच्छा देख लिया मैंने। ठीक है, ये होता है। तो ये दोनों ना, इसके आंसर आप मुझे कमेंट करिए, इसका भी करिए इसका भी करिए, आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्या कर लिख दिया है, इसका फॉर्मूला लिख दिया है, आंसर आप मुझे बताइए कितने आएंगे। ठीक है, चलिए
तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं 70। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, हटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा दो बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दो सीधे तार हैं, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें से एक तार में 5 एम्पियर तथा दूसरे तार में 15 एम्पियर की धारा बह रही है। चित्र बना हुआ है, दोनों चित्र बना देते हैं। तो ये धारा बह रही है 5 एम्पियर की, इसमें भी बह रही है 2 एम्पियर की, नहीं 15 एम्पियर की बह रही है। ज़्यादा धारा इसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा यही बनाएगा। कह रहा है कि दिए गए चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहीं पे हमको बताना है। ठीक है, बताना है। और क्या दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा है, ये बताना है। चलिए, तो I1 का मान दे रखा है 5 एम्पियर, I2 का मान दे रखा है 15 एम्पियर। चूंकि सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो R का मान होगा R1 R2 का ही मान होगा। R1 का मान हम यहाँ से मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो आप खुद ही बता दीजिए कितना बच जाएगा। ये 10 में से 4 चला गया, कितना बचा? 6 सेंटीमीटर बचा, नहीं बचा, तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब समझिए, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, लेकिन वो दो तारों की वजह से होगा। इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। इसकी वजह से किधर होगा? तो हम लिखेंगे तार ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो तार ए के कारण, तार ए के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो सीधे तार के कारण उससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। इसको ए के कारण तो बी ए मान लेते हैं। कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। I1 मान लेंगे और इसको R1 मान लेंगे। ठीक, दिशा अभी भी बताया, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आप अंगूठा रखिए धारा की दिशा में, उसके बाद अपनी उंगलियों को मोड़ लीजिए। तो अगर इस बिंदु P पर उंगलियों को मोड़ेंगे तो दिशा कहाँ चुंबकीय क्षेत्र की होगी? अंदर की ओर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ बोर्ड है, आप कागज़ पे लिखेंगे तो लिखेंगे, हम कागज़ लिख के इसको कागज़ मान रहे हैं। ठीक है, तो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर बोर्ड लिखना चाहिए था, पर आप कागज़ पे लिखेंगे तो कागज़ लिखिएगा। ठीक है, चलिए, ये I1 का मान हो गया। तो ज़रा निकाल भी लेते हैं, BA का मान है कितना? इसका मान हो गया, आप जानते हैं 2 × 10⁻⁷ कैसे वो रखेंगे ना, म्यू नॉट 4 पाई से गाई कटेगा तो यही आएगा। I1 का मान कितना है? 5 एम्पियर। वैसे भी ये पता है कि ये ज़्यादा बनाएगा, ये वाला ये कम बनाए, क्योंकि ये ज़्यादा धारा इसमें बह रही है, इसमें कम बह रही है। 5/R1 का मान 4 गुणा 10 की पावर कितना? -2। वो सेंटीमीटर को चेंज कर लिया है, तो 2 दूनी 4, ये काटेंगे कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो BA का मान कितना हो गया यहाँ पे? 5/2 का मतलब 2.5, 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक, और कहाँ? अंदर की ओर, पता है आपको। ठीक, ये पहले लिख दिया। अब तार B के कारण देखते हैं। तार B के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरा लिखिएगा, आप आधा लिख रहे हैं थोड़ा। चलिए, तो B मान लेते हैं इसको, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R2 रखिए। 2 × 10⁻⁷ इंटू I2 का मान 6, कहाँ चले गए? 15/6 × 10⁻²। 2 3 6, 3 5 15। तो B का मान कितना आ गया? 5 गुणा 10 की पावर -5 टेस्ला। समझ गया ना, -2 -7। अच्छा, ये कहाँ होगा? देखिए, यहाँ रखिए ऐसे हाथ, अंदर से जाके बिंदु P पर लाएंगे तो बाहर निकल रहा है, बाहर की होगा। क्या लिखेंगे? कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर।
बाहर की ओर, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, हमने ऐसे लिखा। अब कह रहा है P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, इसके कारण बाहर, इसके कारण अंदर, तो ज़्यादा किधर होगा। अब एक बात समझिए, जैसे गुटका है, इसको कोई 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, कोई 5 न्यूटन के फोर्स से, किधर जाएगा, इधर ही जाएगा ना। तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र ये बाहर लगा रहा है और इतना टेस्ला ये अंदर लगा रहा है इतना, तो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा यही है ना, परिमाण तो इसी का ज़्यादा होगा भाई, यही ज़्यादा है कि नहीं है, तो दिशा भी इसकी वाली ली जाएगी। और अगर हम टोटल की बात करें तो नेट चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो इसलिए P पर, ठीक है, क्या पूछा, परिमाण व दिशा, ठीक है, तो P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर क्या हो जाएगा, BB नहीं, हाँ BB माइनस BA, है ना। अच्छा एक काम करिएगा, 1-2 भी कह सकते हैं, तार 1 तार 2 हमने इसे जान लिया है तो इसका मान है 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 5, और इसका मान है 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 5, ठीक। तो 5 में से मतलब 2.5 चला जाएगा, 5 में से 2.5 चला गया, तो कितना बचेगा, 2.5 तो बचेगा, गुणे 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा। दिशा ज़्यादा वाली की लेंगे, बाहर भाई गुटका किधर जाएगा, ज़्यादा की तरफ जाएगा ना तो ऐसे समझ लीजिए, इस पे परिणामी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाहर की ओर। पूरी बात लिखिएगा, कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर, हम यहाँ पे आधा ही लिख रहे हैं, छोटा सा ही। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 71। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, हटा दें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए, दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0 R का मान दे रखा है 0.06 मीटर, यार है भैया, बहुत छोटा बन गया, अब बड़ा हो गया, मीटर है। समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, ठीक है, तो दो तार है ना, हाँ, तो दोनों में धारा समान, तो I1 बराबर I2 दोनों में बराबर है और एक ही दिशा में बह रही है, ठीक है, कि मध्य प्रति समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई पर कह रहा है ना, तो L का मान तो वैसे भी 1 हो गया, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल 3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 है, तो F/L का मान दे रखा है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला फोर्स 3 × 10 की पावर कितना है, माइनस का 3 न्यूटन है। कह रहा प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हम इसको अगर I मान ले तो I का मान हमें ज्ञात करना है भाई, I निकालेंगे ना, वही पहले में बह रही होगी दूसरे में बह रही होगी, ठीक। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दो सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F/L बराबर μ0/2π, ऐसे ही था ना, हाँ, I1 I2 अपॉन में R, यही फॉर्मूला था, ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब ना इसको सॉल्व करते हैं। F/L का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, μ0/2π मान रखिए 4π 10 की पावर माइनस का 7 अपॉन में 2π इंटू I1 I2 मिलके I यहाँ रखेंगे, I यहाँ रखेंगे, I स्क्वायर हो जाएगा, बटे में R का मान 0.06 मीटर। कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 2 से काटेंगे 0.03 आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे। अब एक काम करते हैं, ये इसमें गुणा कर देते हैं लाके, बाकी तो कुछ है नहीं, हाँ ये भी तो भी बचा हुआ है। तो देखिए 3 गुणा 0.03 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, नीचे आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 7, और इधर कितना बचेगा I स्क्वायर। देखिए I बराबर, पहले थोड़ा यहीं चेंज कर लेते हैं, I स्क्वायर बराबर, ये पॉइंट आएंगे नीचे, 2 0 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, समझिए 3 3 9, 10 की पावर कितना बचा ये बता दीजिए, प्लस का 2 माइनस का 7, ये हो गया माइनस का 5, माइनस का 5 माइनस का 3, तो माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 2 बचा, 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के ये हो गया 900, है ना। अब I बराबर कितना आ गया, √900, तो I बराबर कितना हो गया, 9 का बाहर आया 3, 2 0 का बाहर 1, तो 30 एम्पियर। तो दोनों में कितनी धारा बह रही है, यानी कि हम कह सकते हैं इसलिए I1 बराबर I2 बराबर 30 एम्पियर की धारा बह रही है। अच्छा आपके लिए क्या क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, दोनों समान दिशाओं में, देखिए
कह रहा इतनी दूरी है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। अब बताइए मुझे इन तारों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72। अब इसके आगे 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यूनिट हमारी चल रही 1 से 14 तक की जो है आपको कराने हैं, तो वैसे हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।